हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको स्वर संधि के भेद में यण संधि पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? यण संधि। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्वर संधियाँ जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? 5। इसमें मैंने आपको गुण संधि, दीर्घ संधि, अयाद संधि, ये गुण पढ़ चुके हो आप, दीर्घ पढ़ चुके हो, अयाद संधि पढ़ चुके हो, वृद्धि संधि पढ़ चुके हो। अब केवल आपका यण संधि बचा था दीर्घ संधि में, जिसे हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। यण संधि अगर आप इसके सूत्र से समझो तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है इको एणच। क्या होता है? इको एणच, ठीक है। देखिए, अगर जिसको संस्कृत आती है, जो संस्कृत पढ़े हैं, उन्हें तो नियम इसी संधि का जो शब्द है इसी से आपको नियम क्लियर हो जाएगा। आपको और कोई नियम समझना ही नहीं है। संधि का विच्छेद करके ही आप संधि के सूत्र का जो है सूत्र है संधि का, उसका विच्छेद करके ही आप नियम समझ जाओगे। लेकिन जिन्हें संस्कृत का ज्ञान है, जो संस्कृत नहीं जानते हैं और हिंदी में संधि पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी समस्या होगी। इसीलिए उन्हें हम रूल बताते हैं, ठीक है। नियम अलग से, केवल सूत्र से नियम नहीं समझाते। सूत्र से तो बहुत आसान है नियम समझना, लेकिन जिसको प्रत्याहार बनाना आता होगा, जिसको महेश्वर सूत्र आता होगा, वही जान पाएंगे सूत्र से नियम। इको एणच मतलब एक प्रत्याहार के बाद एणच असमान स्वर के आने पर, इसका नियम सीधे सीधे एक प्रत्याहार के बाद असमान स्वरों के आने पर उसके स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। इको एणच यानी इक का यण, इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। सीधा सीधा इक प्रत्याहार के वर्ण के बाद अगर कोई असमान स्वर आए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। इक प्रत्याहार के वर्णों के बाद असमान स्वरों के आने पर उनके स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। लेकिन ये बात हमारी आपको तब समझ में आएगी जब आपको प्रत्याहार क्या होता है, आप प्रत्याहार बनाना जानते होंगे। और प्रत्याहार जानने से पहले आपको महेश्वर सूत्र का ज्ञान आवश्यक है। जिसको महेश्वर सूत्र नहीं ध्यान है, जिसको महेश्वर सूत्र नहीं याद है, वो प्रत्याहार नहीं बना पाएगा। तो जो आप जैसे जिसका सब्जेक्ट नहीं है हिंदी संस्कृत, केवल कंपटीशन बेस से ही पढ़ते हैं, वो जितना सिलेबस में होता है आप उतना ही पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जितना आपके सिलेबस में होता है आप उतना ही पढ़ना चाहते हैं, तो आपको प्रत्याहार, महेश्वर सूत्र, इन सब का ज्ञान नहीं होता, तो ऐसे आपको समझने में संधि के फार्मूले से दिक्कत होगी। इसीलिए हम आपको नियम इसका अलग से हिंदी में ही बता रहे हैं, समझिए आप। जैसे एक प्रत्याहार में वर्ण जो आते हैं, मैं ऐसे आपको बता रही हूँ सीधे सीधे, यदि आप जानिए, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लरी, समझिए क्या क्या, ई उ री लरी, ठीक है। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लरी के बाद क्या हो, के बाद असमान स्वर आए, क्या है? असमान स्वर आए, तो उस असमान स्वर और इसके मिलने से हमारा क्या हो जाता है? या क्या हो जाता है हमारा? या वा अर, या वा रा और ला हो जाता है। क्या हो जाता है? या वा रा और ला हो जाता है, ठीक है। समझ रहे हो ना? ध्यान दीजिए। ई का क्या होगा? या, ऊ का वा, रे का रा, रे का ला। बस आपको कुछ नहीं समझना है, इसमें बहुत आसान है नियम। यानी छोटी ई, छोटा ऊ, री री, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, यानी बड़ी ई भी हो सकता है, बड़ा ऊ भी हो सकता है, री भी दीर्घ हो सकता है। ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद असमान स्वरों के आने से उनके स्थान पर या, वा, रा और ला हो जाता है। क्या होता है? या, वा, यानी ई का क्या, ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो उसका या होगा। ध्यान से समझिए नियम। ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का क्या होता है? या। ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ऊ का क्या होता है? वा। ऊ का क्या होता है? वा।
रे के बाद कोई असमान स्वर आता है तो इसका रा, रे के बाद आता है तो इसका ला। ठीक है, हम उदाहरण देखिए आप। ठीक है, जैसे मतलब आपका आ गया, कोई विच्छेद करके शब्द दिया है आपको, अति धन अधिक, अति धन अधिक। तो ध्यान दीजिए, अभी तुरंत आप नियम पर हम बैठा के आपको एग्जाम्पल बताते हैं, तुरंत आप समझ जाओगे। अति, देखिए यहाँ छोटी ई है ना, इसका छोटी ई मिला, और यहाँ इसका हमने कहा है पहले वर्ण का, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर के ही संधि बनता है, जो नया वर्ण आपका बनता है। यहाँ से आपने आ लिया, ध्यान से आप नियम मेरी बात समझिए, ध्यान दीजिए जो मैंने आपको बताया था अभी। हमने कहा था ई उ रे रे के बाद असमान स्वर के आने पर, तो ई के बाद आ आया, दोनों कहीं समान है? नहीं है ना। अब देख रहे हो कि ई और आ क्या है, दोनों असमान स्वर हैं। अरे छोटी ई है, छोटा आ है, तो असमान हुए कि नहीं हुए? अब असमान स्वर के मिलने से हमने क्या बताया था आपको, ई का क्या होता है, या। क्या होता है ई का, क्या बताया था हमने, ई का या होता है ना, यही तो बताए थे। अब आप यहाँ से छोटे ई का मात्रा हटा दीजिए और यहाँ से आ हटा दीजिए, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, या। क्या हो जाएगा, या। और जिस पर मात्रा लगी है छोटे ई का, वो जो वर्ण होता है वो उसका आधा हो जाता है। ठीक है, यही नियम का रूल है। ठीक, तो ये क्या बनेगा, अत्य, और यहाँ से ई का मात्रा हट करके और आ हट करके या के रूप में कन्वर्ट हुआ, अत्यधिक, और अधिक हमारा इधर रहेगा ही। ठीक है, कितना आसान, देखो बन गया ना, क्या बना हमारा, अत्यधिक। ऐसे दूसरा भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे आपको दिया हो अतिधन आचार, अतिधन आचार, ये भी समझिए कितना आसान है, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, समझना है बस। ठीक है, अतिधन आचार, देखो यहाँ क्या होगा, छोटी ई है ना, यहाँ पे ता पर कौन सी छोटी की मात्रा लगी है, छोटी ई प्लस यहाँ क्या है, आ है। ध्यान दीजिए, आप यहाँ स्वर संधि पढ़ रहे हो ना, तो स्वर संधि में स्वरों का ही मेल होता है। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण होता है और अंतिम शब्द का पहला वर्ण मिलकर के ही संधि में जो परिवर्तन होता है वो होता है। तो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैडम जी यहाँ पर आखिरी वर्ण ता है, ता भी तो माना जा सकता है, लेकिन नहीं, आप यहाँ स्वर संधि पढ़ रहे हो। तो ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि में मैंने ही आपको, स्वर संधि की पहचान में ही मैंने आपको बता दिया था कि स्वरों के मिलने से जो संधि में परिवर्तन होता है, स्वरों के मिलने से जो शब्दों में विकार उत्पन्न होता है, उससे स्वर संधि बनता है। तो आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को आपके दिमाग में आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ता कोई स्वर नहीं है। ता क्या है, ता आपका व्यंजन है। ठीक है, तो उसके पहले उस व्यंजन पे जो स्वर लगा होगा उसके स्वर से और अगले शब्द के स्वर से मिलकर के ही कोई विच्छेद, कोई जो परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, वो होता है। ठीक है, जैसे आपको मैंने ये तो बताया था कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण, तो आपके दिमाग में कहीं ये तो नहीं आ रहा है कि ता आखिरी वर्ण तो यहाँ पड़ता है, नहीं, क्योंकि आप स्वर संधि पढ़ रहे हो, तो इसमें व्यंजन के मिलने से पहली बात तो कोई विकार उत्पन्न ही नहीं होगा, स्वरों के मिलने से ही विकार उत्पन्न होगा स्वर संधि में। तो ता पर जो स्वर लगा है वो आप लोगे, और दूसरे वर्ण का जो पहला स्वर है, वर्ण है दूसरे शब्द का, उसे आप लोगे, छोटी ई और आ। ठीक है, अब इसके मिलने से फिर छोटी ई, हमने कहा छोटी ई ना असमान स्वर मिला, देख रहे हो आप, मिला ना, तो ई और आ मिल करके क्या हुआ, तब भी या होगा। अब क्या होगा, या होगा, यहाँ बड़ा आ है तो यहाँ बड़ा या पर मात्रा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बन गया हमारा, देखो यहाँ से ये मात्रा हटा, ये आधे में इसका क्या हो जाएगा, स्वर हाफ हो जाता है। हमने बताया था जिस स्वर पर मात्रा लगा हो, तो अत्या, ता आधा हुआ ना, और हलंत लगा है, वैसे भी हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, त्या, और ये आ कन्वर्ट होकर के ये, और ये मात्रा कन्वर्ट होकर के या में हुआ, चार आपका पीछे है, ये लगा दीजिए, अत्याचार। कितना आसान है, कुछ नहीं करना आपको, बहुत आसान है समझना। ठीक है, आप ऐसे दूसरा भी देख लीजिए, वा वाला, मधु धन अरे, क्या है आपको, मधुधन अरे, इसका विच्छेद देखो कितना आसान है, मध्वरिका मधुधन अरे का विच्छेद कितना आसान है। देखो मधु एकदम स्पष्ट आपको दिख रहा है, मधु पर कौन सा मात्रा है, छोटा ऊ है ना, छोटा ऊ, और इसका आप आ लेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था,
ये छोटा ऊ का क्या होता है, छोटा ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो छोटा ऊ किस में कन्वर्ट होता है, वा में। अभी देखो नेम ऊपर लिखे हो आप, ठीक है, नेम आपने ऊपर लिख रखा है, देखिए आप। ऊ का क्या होता है, ऊ का वा, ई का या, तो यहाँ हमारा क्या है, ऊ है ना। तो ऊ के बाद जब कोई असमान स्वर आएगा तो ऊ किस में कन्वर्ट होगा, वा में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, वा में। अब आपको पता है ये जिस पर स्वर मात्रा लगा हो, जिस व्यंजन पर स्वर का मात्रा से संधियों में विकार उत्पन्न होता है वो आधा हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। तो धा आधा हो करके और ऊ और आ मिल करके क्या हुआ, वा, यानी यहाँ से ऊ का मात्रा हटेगा, यहाँ से आ हटेगा, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, वा, और अरे आपका ऐसे रहेगा। तो ये क्या हो गया, मध्वरी। क्या हो गया, मध्वरी। कितना आसान है, कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है समझने में।